Please subscribe the channel and press bell icon for notification. टैक्स बचाने का और टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटकाव रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। और कोहली साहब हर बार की तरह कई सारे टिप्स आपको बताने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि टैक्स गुरु में आज आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी बेचने से हुए कैपिटल गेन्स को आपने एक तय वक्त में नहीं किया है निवेश, तो टैक्स बचाने का क्या है रास्ता। क्या आप 4 साल में 4 बार एलटीए पर ले सकते हैं टैक्स छूट, बताएंगे इसके कायदे कानून। और क्रेडिट कार्ड कंपनी ने अगर लेट फी कर दी है वापस, तो क्या उस पर काटा गया जीएसटी भी आपको होगा रिफंड। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हर कोई चर्चा करता है आमतौर पर, वो है प्रॉपर्टी को लेकर के। जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि इससे जो हमें कैपिटल गेन्स हुआ है उस पर टैक्स कैसे बचाया जाए। कई सारे रास्ते हैं, नई प्रॉपर्टी में निवेश कर दीजिए या फिर बॉन्ड में निवेश कर दीजिए या फिर क्या कोई और रास्ता है। लेकिन अगर आपसे चूक हो गई है, आपने तय समय सीमा में कोई निवेश नहीं किया है, तो क्या अब भी आपके पास टैक्स बचाने का रास्ता है। कोहली साहब को जोड़ते हैं। कोहली साहब, क्या कहा जाए ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने तय समय सीमा में अब तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए, कुछ है उपाय? देखिए लक्ष्मण, होता क्या है कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ से लूं, आपने कोई एसेट बेचा और प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। अब आपको प्रॉपर्टी लेना कोई ये तो है नहीं कि एक आध दिन में ली जाती है। प्रॉपर्टी लेने के लिए बाकायदा समय दिया जाता है। आप अगर परचेज कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप ले सकते हैं। आप अगर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो 3 साल बाद तक कर सकते हैं। अब होता क्या है कि रिटर्न फाइलिंग की डेट बीच में आ जाती है, तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आप डिपार्टमेंट को कैसे पता लगे कि आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसमें एक रास्ता बताया गया जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। बहुत सारे हमारे जो सवाल करने वाले हैं वो इसमें भटक जाते हैं, उनको इस स्कीम का पूरी तरह से पता नहीं लग पाता कि क्या है। आप एक बैंक में जाइए, शेड्यूल्ड बैंक में जहां ये अकाउंट खुलता है, वहां पर आप अकाउंट खोलिए। सेविंग्स, टर्म डिपॉजिट 2 तरीके के होते हैं। आप उसमें खोल के जो पैसा आप निवेश करना चाहते हैं उसको आप उसमें जमा कर दीजिए। तो अगर रिटर्न फाइलिंग से पहले आपने ये पैसा उसमें जमा कर दिया तो डिपार्टमेंट आपकी बात को अस्थायी रूप से मान लेगा कि आपने इन्वेस्ट कर लिया। परंतु अब ये परंतु लक्ष्मण यहां जरूरी है, क्योंकि आपको जो तय सीमा है 3 साल कंस्ट्रक्ट करने की या 2 साल ट्रांजैक्शन के बाद परचेस करने की, आपको उस समय सीमा में उस पैसे को वहां से निकाल कर और आपको सचमुच में मकान लेना पड़ेगा। बस यही लोग गलती कर जाते हैं। मैं इसका उदाहरण लक्ष्मण जल्दी से ऐसे देता हूं। आप कहीं सफर पे जा रहे हैं, आपकी मंजिल है, रास्ते में आप कहीं आराम करने के लिए रुके। अब क्या हुआ, आराम करा आपने फ्रेश होने के लिए, आप वहां आराम ही करते रह गए, मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो ये कुछ ऐसा ही है कि आपने डिपॉजिट तो कर दिया पर आपने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये हमारे सारे ही जो दर्शक हैं उनको ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक टेम्परेरी तरीका है टैक्स बचाने का। आपको निर्धारित समय में उस बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के असल में वो प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। कोहली साहब, एक चीज, ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पैसा डालेंगे, क्या इसके लिए हमें अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? सेविंग अकाउंट के जरिए इसको नहीं कर सकते हैं? सही कह रहा हूं मैं? नहीं, ये एक जी हाँ लक्ष्मण, ये एक डेजिग्नेटेड अकाउंट होता है। आप शेड्यूल्ड, अब तो प्राइवेट बैंक्स भी खोलने लग गए हैं। आप बैंक के पास जाके जब बोलेंगे कि मुझे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत अकाउंट खोलना है, तो 2 तरीके के अकाउंट खुलते हैं, एक टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए अकाउंट होता है सेविंग्स, टाइप बी होता है टर्म डिपॉजिट। और फिर जब आप निकालेंगे तो इसके बाकायदा फॉर्म्स दिए गए लक्ष्मण। फॉर्म सी होता है जिसके जरिए आप पहली विड्रॉल अपनी करते हैं, मतलब पहले आप निकाल के प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं। फिर उसके बाद फॉर्म डी होता है, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट विड्रॉल होती है वो इससे करी जाती है। जी हाँ बिल्कुल, ये डेजिग्नेटेड अकाउंट होता है और इस पे जो ब्याज मिलता है लक्ष्मण, वो ब्याज भी टैक्सेबल होता है। परंतु यही अगला सवाल मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो ब्याज मिलता है उस ब्याज। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. पर क्या टैक्स लगेगा? तो आपने बिल्कुल कह दिया कि इस पर टैक्स लगेगा जो ब्याज आप कमाएंगे। एक और चीज़, आमतौर पे लोग जो पैसा जमा करते हैं उस पर कई बार होता है फिक्स डिपॉजिट के एवज में लोन ले सकते हैं, तो क्या इस अकाउंट के तहत जो पैसा जमा किए हैं उसके एवज में हम कोई लोन वगैरह ले सकते हैं क्या? नहीं लक्ष्मण, क्योंकि ये एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत खोला जाता है। कोई बैंक आपको उसको एज ए कोलेटरल लेके उतने पीरियड के लिए, क्योंकि लोन आप लेंगे तो हो सकता है आपके लोन की अवधि
इसकी टर्म डिपॉजिट से ज्यादा जा रही है, और ये क्योंकि बड़ी सीमित समय सीमा के लिए होता है, तो इसलिए लोन इसमें जनरली बैंकर्स नहीं देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करने के लिए एक अंतरिम आपको राहत दी जाती है, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की डेट पहले आ जाती है, आप निवेश करने के लिए अभी समय बचता है, तो डिपार्टमेंट को विश्वास दिलाने के लिए कि हम ये पैसा वाकई में इन्वेस्ट करेंगे, ये एक अंतरिम अरेंजमेंट किया गया। चलिए, अभी तक आपने निवेश नहीं किया है और टैक्स बचाना चाहते हैं, तो जैसा कि कोहली साहब कह रहे थे, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाइए, उसमें पैसा जमा कराइए, कुछ समय के लिए आपको राहत जरूर मिलती यहाँ दिखेगी। चलिए, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं तेलंगाना से रमेश मिश्रा जी। रमेश जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मोदी जी को भी नमस्कार। अब मैंने नमस्कार रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार। मैंने जो है 14 जून 2018 को अपना एक लैंड बेचा था, और उसका जो है पूरा प्रोसीड्स मैंने फिर उसको मैं 54F में बचाना चाह रहा था, दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद के, लेकिन वो सब संभव नहीं हुआ। ठीक है। तो मैंने उसको जो है 27 अगस्त को, ड्यू डेट थी 31 अगस्त उस वक्त 1920 की, असेसमेंट ईयर की। ठीक है। तो मैंने उसको कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करवा दिया। अब उसके बाद में फिर मैंने एक ओरल एग्रीमेंट कर लिया था किसी बिल्डर से कि वो एक विला बनाएगा, तो वो करीब 3 करोड़ का बनेगा, तो ये पैसा और कुछ अपना पैसा डाल के ले लेंगे। लेकिन वो बना नहीं है और वो पैसा अभी वहीं है। अब इसका मेरा प्रॉब्लम ये है कि अब ये 31 मार्च खत्म होगा, तो मुझे जो इसमें क्या 15 मार्च के पहले एडवांस टैक्स तो नहीं भरना है, क्योंकि मैंने अभी वो मेरी एज जो है 79 प्लस है, मैंने लिखा भी है। और इस साल वो कोविड 26 मार्च से लग गया था लॉकडाउन, तो उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस बंद कर दी थी। अच्छा। क्योंकि भीड़ भाड़ में जाना नहीं, कोर्स भी नहीं चल रहे। तो आप मुझे ये एडवाइस कीजिए कि अब मेरी टैक्स की वो देनदारी कैसे बनेगी। जी बिल्कुल। कैपिटल गेन प्लस अदर डिपॉजिट के ऊपर टैक्स, बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है अभी ठीक इस वर्ष। जी हाँ रमेश जी, आपके लिए सलाह ये है, आपने मुझे, आप जब डेट बोल रहे थे तो मेरे कान खड़े करके मैं सुन रहा था। 14 जून 2018 आपने बताया कि ट्रांजैक्शन हुआ था, तो वहां से रमेश जी आपको 3 साल मिलते हैं। अगर आप आपने बोला आप बिल्डर से विला कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, विला तो बड़ी खूबसूरत होती है, तो 14 जून 2021 तक का आपके पास समय है रमेश जी, ध्यान से नोट करें। 14 जून 2021 तक ये विला आपकी कंप्लीट हो जाए, अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हम इसको मान के चल रहे हैं, तब तो आपका जो कैपिटल गेन है वो बच जाएगा। अगर 14 जून 2021 तक आपको लग रहा है कि वो नहीं कंप्लीट हो पाएगी, तो फिर आपको जो कैपिटल गेन बनता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पर लक्ष्मण, हम इनको सलाह देते हैं ना, जरा बिल्डर के पीछे सुबह शाम हाथ धोड़ के पड़ जाएं कि 14 जून तक इनकी विला को खड़ा करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनके हाथ में दे दे, वरना टैक्स हमारे पास डेटा नहीं है, हो सकता है अच्छा खासा पड़ जाए। तो रमेश जी बिल्कुल पीछे पड़िए, पूरी कराइए। 14 जून 2021 आपके लिए डी डे जिसको हम बोलते हैं बन जाता है। बिल्कुल। और बिल्डर को बताइए भी कि इसके पीछे वजह क्यों आप 14 दिन से पहले पोजीशन लेना चाहते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, हमारे टैक्स गुरु आपको उलझनों को दूर करेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ हैं गुजरात के वडोदरा से अशोक कुमार पांडे जी। अशोक जी बताइए, क्या उलझन आपकी? हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी, शरद जी। और इसके पहले कि मैं सवाल पूछूं, मैं ये प्रोग्राम पिछले 15 सालों से देख रहा हूं, और ये आम आदमी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है, जो नॉर्मल सर्विस वाले हैं या टैक्स पेयर्स हैं, इसलिए मैं कभी भी ये प्रोग्राम मिस नहीं करता हूं। और आप सबका CNBC आवाज का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग के हौसला बढ़ाने के इन शब्दों से ही हम लोग जो है काफ़ी उत्साहित भी रहते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि दर्शकों के सारे सवाल और उलझनों को दूर किया जाए आसान भाषा में। बताएं क्या सवाल है आपके पांडे जी? लक्ष्मण जी, इस साल बजट में एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का जो 2.5 लाख से अधिक, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन, जो कंट्रीब्यूशन होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए अगर मेरी 3.5 लाख होती है, तो 1 लाख पे मुझे टैक्स इंटरेस्ट जो मिलेगा
8,500 अगर अप्रोक्सीमेटली उस पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगले वित्त वर्ष में यही 1 लाख और 8,500 जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा पीएफ में, उस पे टैक्स की देनदारी कैसे होगी? क्या ये एग्जेम्प्टेड होगा या उस पे अलग से टैक्स लेगा? और उसके आगे आने वाले सालों में भी इसमें टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा? अशोक जी, बिल्कुल आपने सवाल पूछा है। हाल के बजट में ही ये अमेंडमेंट आई है। पहले तो मैं आपको एक स्पष्टीकरण इसमें दे दूं, वो ये है कि कंट्रीब्यूशन जो 2.5 लाख से ऊपर होंगे उन पर टैक्स नहीं लगाया गया है। टैक्स जो लगाया गया है जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर जो ब्याज आएगा, आप फिर ध्यान से सुने, 2.5 लाख से ऊपर जो ब्याज आएगा, 2.5 लाख से ऊपर के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आएगा उस ब्याज को टैक्सेबल किया गया है। तो पहले तो मुझे लग रहा है आपकी बातों से ऐसा लगा, आपने सोचा शायद प्रोविडेंट फंड वो 2.5 लाख से ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर आराम से दे सकते हैं जितना मर्जी दे, पर जो उस पे ब्याज आएगा, पहले 2.5 लाख तक ब्याज माफ होगा, 2.5 लाख से ऊपर के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज टैक्सेबल हो जाएगा। आप इसी के अनुसार, आपकी जरा नवाजी का पहले तो शुक्रिया, आप इसी के अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कई लोगों में कन्फ्यूजन है जब से बजट में ऐलान किया गया है कि 2.5 लाख क्या है, तो ये बिल्कुल ब्याज है। ब्याज से जो आमदनी होगी उस पर टैक्स लगेगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं देहरादून से विक्रम सिंह जी। विक्रम जी बताइए क्या सवाल है आपके? नमस्कार, ये मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और अभी तक ITR 1 भरता हूँ। ठीक है। लेकिन इस साल मैंने कुछ कंसल्टेंसी का भी काम शुरू किया है दूसरी कंपनी में, और कभी कभी उनको मैं कंसल्टेंसी की राय देता हूँ, तो वो मुझे जो पैसा देते हैं वो प्रोफेशनल फी के रूप में दे रहे हैं और उस पे TDS भी काट रहे हैं 194 J में। तो अब कौन सा रिटर्न मुझे भरना होगा इस अगले फाइनेंशियल ईयर में? जी हाँ विक्रम जी, आपकी समस्या का हम बिल्कुल समाधान करते हैं और बड़े स्पष्ट तरीके से करते हैं। आपको ITR 3 भरना है। ITR 3 इसलिए भरना है क्योंकि उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी है। क्योंकि आप 194 J में कंसल्टेंसी पर टैक्स आपका कट रहा है, आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं। पहले तो आपको दूसरी अपनी जो आमदनी शुरू हुई है उसके मुबारकबाद भी देते हैं, पर आपको जो कट रहा है क्योंकि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आता है, इसलिए आपके लिए इस बार ITR 3 एप्लीकेबल होगा। ध्यान से नोट करें, उसी के अनुसार मार्च के बाद अपनी रिटर्न भरें। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पति पत्नी ने लिया है ज्वाइंट होम लोन तो टैक्स में कितनी मिल सकती है छूट। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि LT यानी लीव ट्रेवल अलाउंस पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन आपको पता है कि ये टैक्स छूट 4 साल में कितनी बार आप ले सकते हैं? कोहली साहब बता रहे थे कि अक्सर लोग मान लेते हैं कि 4 साल में सिर्फ 2 बार टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोहली साहब आप ही बताइए, अगर ऐसा नहीं है तो आखिर कैसा है? जी हाँ बिल्कुल लक्ष्मण, 4 साल में 2 बार मिलती है, ये बात तो ठीक है। और वो 4 साल के ब्लॉक्स भी सरकार ने बनाए हुए हैं। आजकल जो ब्लॉक चल रहा है वो 2018 से 21 का, मतलब 18, 19, 20, 21 ये ब्लॉक आजकल चल रहा है। ठीक है। पर जो लोग मैंने देखा है, क्योंकि आजकल शहरों में और टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन जो है आपको कैसे लाभ पहुंचाता है वो LTA में पहुंचाता है कि आपको अगर पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो हम उनको टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बताते हैं कि 2 साल पति बेनिफिट ले, 2 साल पत्नी ले। तो इस प्रकार आप घूमने तो हर साल जाते ही हैं लोग, तो अब छूट जो है 4 साल में 2 बार मिलती है। तो अगर पति पत्नी दोनों अपने अपने LTA को 2 साल वो लेते हैं, 2 साल वो लेते हैं। इसके अलावा लक्ष्मण ये भी है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया अपने घूमने पर, और ये मिलती है आपको पता है रेलवे पर, इकोनॉमी क्लास एयर फेयर पर या रोड पर, आपने 1 लाख खर्च कर दिया। अब 50,000 LTA पति साहब को मिलता है, 50,000 LTA पत्नी जी को मिलता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि आधा आधा पे करें, तो उसमें आधा पत्नी बेनिफिट ले लेंगी, आधा पति बेनिफिट ले लेंगे। इस प्रकार पूरे के पूरे LTA का आप बेनिफिट ले सकते हैं। हमने बहुत सारे करदाताओं में लक्ष्मण देखा कि उनका 4 साल में 2 बार रह जाता है, जबकि दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं, दोनों को LTA मिलता है, पर क्योंकि घूमने तो एक साथ जाना होता है, फैमिली के लिए मिलता है, तो वो इसको मिस कर जाते हैं। तो आप अगर इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे, आप 4 साल में 4 बार घूमने जाएंगे, 4 बार टैक्स रिबेट मिलेंगे, और 4 बार जब आप घूमने जाएं तो लक्ष्मण और हमको एक बार जरूर याद करिएगा। और बिल्कुल कोहली साहब ने साफ कर दिया, घूमने जाए तो पत्नी के साथ ही जाए तभी ये फायदा मिलेगा, किसी और के साथ जाइएगा तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। कोहली साहब बिल्कुल सही है ना?
जी हाँ, डिपेंडेंट्स पे मिलता है, जो आपके फैमिली के डिपेंडेंट्स हैं, पति पत्नी बच्चे, घर में और भी कोई डिपेंडेंट है, आप उसको लेके जा सकते हैं। एयर से, रेल से, रोड से, तीनों माध्यम से आप ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, तब तक कई सारे कॉल हमारे पास आ रहे हैं। जयपुर से भगवान कुरबानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भगवान साहब, बताइए क्या सवाल है आपके? हाँ सर, कोहली साहब नमस्कार सर। सर मेरा ये है कि मैंने हाउसिंग लोन लिया है, उसमें मेरा करीब 8 लाख रुपए इंटरेस्ट लगा है, और वो हाउसिंग लोन मेरा ज्वाइंट है, वाइफ और हस्बैंड के नाम से, यानी मेरे और मेरी वाइफ के नाम से है। और मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को जो 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 हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की जो एग्जम्पशन है, वो हम दोनों वाइफ को 2-2 लाख रुपए इंडिविजुअल मिलेगी या सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगी? देखिए भगवान जी, मिलती तो दोनों को है, क्योंकि अगर आपने दोनों के नाम मकान है, आपके नाम भी है, आपकी वाइफ के नाम भी है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। दोनों सेक्शन 24B में 2-2 लाख की ले सकते हैं, पर एक चीज का इसमें ध्यान रखना यह होता है कि जो मकान लेते टाइम अपना अपना पैसा कितना कंट्रीब्यूट किया गया है। कई दफे हमने देखा है लोग सिर्फ पत्नी का नाम ऐड करा देते हैं, पर उन्होंने पैसे के माध्यम से कंट्रीब्यूशन नहीं किया होता। तो ये एक इनकम टैक्स वाले इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो ये आप, अगर आपका बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल आप 2-2 लाख ले सकते हैं। नहीं तो जिस प्रोपोर्शन में आपकी पत्नी ने, भगवान जी, लक्ष्मण बहन का नाम लेता हूं, हमारे सारे दर्शक हमारे लिए आदरणीय है, पर भगवान जी का तो नाम ऐसा है, मेरा विशेष मस्तक झुक जाता है। तो आपने ये देखना है कि कितना कंट्रीब्यूशन है, उसी के अनुसार आप उसको ले। बाकी इन प्रिंसिपल आपकी बात पे बिल्कुल हाँ है, आप दोनों ही 2-2 लाख का इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, अब खुश हो जाइए भगवान जी, और जैसा कि उन्होंने बताया इस तरीके को अपनाइएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स छूट बचा सकते हैं। फिलहाल ये सारे सवाल और जवाब थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए। अब बारी है जीएसटी की। अहमदाबाद से निमेश कुमार शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश जी, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये आपका प्रोग्राम सालों से देखता आ रहा हूँ, लखोटिया जी के टाइम से देखता आ रहा हूँ, और कोहली जी का भी मैं प्रशंसक हूँ। आप तो बहुत पुराने दर्शक निकले हमारे। फायदा होता है सर। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सवाल क्या है? जी सर, मेरा सवाल ये है सर कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड मेरे सालों से मतलब इस्तेमाल करता हूँ, उसमें मेरा अच्छे से मतलब पेमेंट भी कर देता हूँ। पर सर इस बार ऐसा हुआ कि 70,000 का पेमेंट था, उसमें मैंने गलती से बाई मिस्टेक 200 रुपए का पेमेंट कम कर दिया कंपनी को। कंपनी ने उसके ऊपर 3,000 रुपया ज्यादा वो लिया कि भाई अपना लेट पेमेंट करके, और उसके ऊपर 550 रुपया जीएसटी लगाया। मतलब कुल मिला के मुझसे कंपनी ने 3550 रुपया ज्यादा लिया। मैंने कंपनी में उनको फोन करके बताया, रिक्वेस्ट किया कि सर ये गलती से 200 रुपया मैंने नहीं भरा है, 70,000 तो मैंने भर दिया था, उसमें खाली 200 ही मेरा बाकी है, आप इतनी बड़ी मेरे पे लाइबिलिटी मत डालिए। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट तो कंसीडर कर दी, और मेरा जो 3,000 रुपया था सर जो पेनल्टी का, उन्होंने रिवर्स कर दिया। और जो 550 रुपया जीएसटी लिया उसके ऊपर, वो उन्होंने रिवर्स करने का मना किया, बोले ये हम नहीं कर सकते, बोले कंपनी के रूल में नहीं है। तो सर इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, खाली 200 रुपये ही मैंने कम भरा, वो भी बाई मिस्टेक मेरी गलती, मैंने मान ली कि मेरी गलती से हुआ, पर उसके ऊपर ये 550 जो जीएसटी लगा है सर, वो कैसे मैं वापस ले सकता हूँ? जी हाँ निमेश जी, अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। आपका तो 200 रुपए, मुझे एक शख्स मिले उनका 5 रुपए का डिफरेंस था, पर क्योंकि ये सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप जैसे ही देखता है पेमेंट शॉर्ट है, पेनल्टी लगाया था। खैर, आपको पैसा वापस मिल गया, मूल इसकी हमें खुशी है। और जीएसटी जो वापस नहीं मिला क्योंकि वो जमा कर चुके हैं, पर आप थोड़ा सा आपको कंपनी को फॉलो अप और करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो 6 महीने तक अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकती है, क्योंकि अब ये रिटर्न रिवाइज करके उनको बताना पड़ेगा कि चार्जेस हम रिवर्स कर रहे हैं, तो इस पे जीएसटी भी आगे एडजस्ट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा कंपनी को, अब आपका मूल आ गया है, आप जीएसटी के लिए भी थोड़ा फॉलो अप करें, हो सकता है वो आपको वापस कर दे, क्योंकि 6 महीने तक, क्योंकि वो इतना पेन नहीं लेना चाहते कि अपने रिटर्न को आपके एक ट्रांजैक्शन की वजह से रिवाइज करें, शायद इसलिए वो मान नहीं रहे होंगे। पर कानूनी प्रावधान के हिसाब से 6 महीने तक अगर वो चाहें तो अपने रिटर्न को रिवाइज करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा पीछे पड़ते रहिए, क्या पता बात बन जाए, हमारी बात उन तक पहुंचाइए, क्या पता इससे बात बन जाए, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, आपके हम अगले सवाल का इंतजार करेंगे। बिल्कुल, अगली बार इस चीज़ का ध्यान भी रखा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, समय सीमा है 6 महीने, 6 महीने के भीतर ही ये रिवाइज रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से हरीश पराशर जी, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, बताइए क्या उलझन है आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने रिटायर्ड लाइफ जी रहा था आराम से, लेकिन
इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर में आके मैंने एक इंश्योरेंस इंश्योरेंस एडवाइजर ज्वाइन कर लिया। इंश्योरेंस एडवाइजर ज्वाइन कर लिया मैंने और खूब अच्छी तरह काम किया। उसमें मेरे को एक जगह कमीशन मिलना था, अच्छा कमीशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीडीएस का था कि टीडीएस कटेगा तुम्हारा, लेकिन जब रिपोर्ट आई प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। मुझे पता चला कि टीडीएस के साथ मेरा जीएसटी भी कट गया है। अच्छा। जो कि मेरी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, कम थी उस टाइम, अभी भी कम ही है। तो मैं पूछा, मैंने पता किया कि जीएसटी कैसे कटा है, रिवर्स होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उनको किसी को मालूम नहीं था, इंश्योरेंस एजेंसी वालों को, ब्रांच वालों को। तो मैं भटकता रहा। मैंने अपना काफी जगह आरबीआई को, पीएमओ को, फाइनेंस मिनिस्टर को, सबको ईमेल डालिए, ग्रीवेंसेस भी डाली उस कंपनी वाले मिसाइल में। तो ये मेरा जो केस शुरू हुआ था वो नवंबर में शुरू हुआ था, लास्ट ईयर 19 में। तो अभी तक मेरे पास उसका कोई मुझे पता नहीं है कि वो किस बेस पे कटा है, क्यों कटा है। क्योंकि दूसरी एजेंट्स हैं वो कह रहे हैं नहीं कटना चाहिए जीएसटी, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से कम है। नहीं, अब कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए वो तो आप सीधा आप हमसे पूछ लेते। टैक्स गुरु आपके लिए हमेशा हाजिर रहता है ऐसे सवालों के लिए। तो कोहली साहब, क्या है सुझाव इनके लिए? जी हाँ लक्ष्मण, बिल्कुल हरीश जी का सवाल दुरुस्त है और मुझे शोले का पुराना डायलॉग नजर आ रहा है, बहुत नाइंसाफी है वाकई यहाँ पर। क्योंकि जीएसटी कटता नहीं है, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इंश्योरेंस एजेंट्स पे लगता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं कि आपका जो कमीशन आएगा उस पे इंश्योरेंस कंपनी को अपने पास से जीएसटी जमा करना है। तो काटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और पता नहीं किस बेसिस पे काट लिया है, टीडीएस काटना तो ठीक था पर जीएसटी काटना नहीं बनता है। बिल्कुल आपने जो शिकायतें करी हैं, जो मेहनत करी है, हमें खेद है कि उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परंतु जो हम आपको कानून है वो बता देते हैं कि जीएसटी वाकई में नहीं कटता है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अपने पास से जमा करके खुद आईटीसी क्रेडिट उसका ले लेते हैं। तो आप फॉलो अप करिए। लक्ष्मण, कोशिश करते हैं हमारी आवाज इतनी बुलंद हो कि उस इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचे और वो इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है इनको इनका जीएसटी वापस मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपके सवाल और आपके जवाब दोनों हम जो है कोशिश करें कि जीएसटी डिपार्टमेंट तक पहुंचेगा। और जीएसटी के तहत आपको आस्क जीएसटी करके एक ट्विटर हैंडल भी है, उसका पूरा नाम आप देख लीजिएगा। और जीएसटी काउंसिल के तहत कई डिपार्टमेंट है जिसके तहत आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो वहाँ से भी हो सकता है आपको कुछ राहत मिलता हुआ दिखे। आप कोशिश करिए, फिर भी अगर आपके कोशिश सफल नहीं होती है तो आप बताइएगा, तो हम लोग आगे बताएंगे कि क्या और रास्ते हो सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इंटर स्टेट सर्विस देने पर क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है जरूरी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल गुरुग्राम से आया है सुमन वर्मा जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमन जी, बताइए क्या उलझन है आपकी? We have a business. We provide pest control services to the household. But currently, we have entered in a contract that is registered in Noida. So, and our turnover is around 25 lakh to 30 lakh. So, I want to know, should I get GST registration in interstate supply or what? I want some information on this. एक सर्कुलर है, आप नोट करें, सर्कुलर नंबर 10 है 2017 का। उसके अंतर्गत लक्ष्मण जनरली रूल ये होता है कि जब आपका टर्नओवर वैसे 40 लाख का रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड है, पर आप इंटरस्टेट गुड सप्लाई करते हैं तो आपको 40 लाख से कम पे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। पर सर्विसेज के लिए ये एग्जेम्पशन दी गई है। इसका अर्थ ये, आपने बताया 25-30 लाख टर्नओवर है और आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए वो थ्रेशोल्ड लिमिट वैलिड है। मतलब कहने का है, अगर 40 लाख से कम आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सुमन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इस बात से खुश हो कि आपके लिए कोई सरदर्दी नहीं है, भले ही आप इंटरस्टेट करें, आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। जब तक 40 लाख पहुंचेगा तब आप रजिस्ट्रेशन लीजिएगा। बिल्कुल, उम्मीद करें कि आपका टर्नओवर ज़्यादा जल्दी से बढ़े और ज़्यादा टर्नओवर हो, ताकि आप ज़्यादा कमा सकें। लेकिन फिलहाल आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सर्विस सप्लाई करना पे है। क्यों कोहली साहब, जो आपने टर्नओवर बताया वह सर्विस के लिए, इंटरस्टेट सर्विस के लिए, गुड्स के लिए नहीं है। और ऐसे क्योंकि पेस्टिसाइड्स तो सर्विस से रिलेटेड है। हाँ, टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब, सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन।